अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल एंड एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद और वीकली अपडेट्स के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले हमने बात करनी है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे जो इतना शोर मचा हुआ था नेट मीटरिंग के रिवाइज रेट्स के हवाले से कि जो जितने नए नेट मीटर्स लगेंगे उनके रिवाइज रेट्स होंगे, प्लस AMR मीटर्स का प्रॉब्लम हुआ था कि जितने आपके पास बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स लगे हुए हैं उनको AMR पे शिफ्ट किया जाए। तो फ़िलहाल अब पॉलिसी आई है कि इसको जो फौरी तौर पे आपने अपडेट करना था उसको रोक दी गई है पॉलिसी को टिल फर्दर नोटिस। लेकिन ये एक इंडिकेशन ज़रूर है कि ये काम आगे होने जाएगा और ये होने जा रहा है। तो आप भी अगर रिसेंटली अगर आपने कोई बाई डायरेक्शनल मीटर लगवाया है तो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड रहें कि आपने अपने मीटर्स जो हैं वो उसको अपडेट करना है, AMI या AMR मीटर्स की तरफ जाना है। क्योंकि इन मीटर्स में क्या होता है कि आपकी जितनी भी डाटा रीडिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक सिम कार्ड के थ्रू, डेटा के थ्रू जो है वो पोर्टल पे फैच हो जाती हैं। आपको किसी भी किस्म के लाइनमैन की या मीटर रीडर की ज़रूरत नहीं रहती। एक तरफ से तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि आपकी किसी भी किस्म का जो ह्यूमन एरर है आप लोग उससे बच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने ये इतना एब्रप्ट एकदम से डिसीजन लिया है कि जिन लोगों ने डिमांड नोटिस अपने पैसे भरे हैं, ना सिर्फ कि डिमांड नोटिस, बहुत सारे फैक्टर्स और भी इन्वॉल्व होते हैं जिसमें आपको सब डिवीज़न को स्पीड मनी भी देनी पड़ती है, बहुत सारे अदर पैसे जो है वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखना चाहिए था, सारा बर्डन कंज्यूमर पे नहीं देना चाहिए। अगर आपका एक पॉलिसी शिफ्ट है ऑब्वियसली इसमें आप लोगों के भी बहुत सारे एक्सपेंसेस बचने, आपके मीटर रीडर, आपके लाइनमैन जो है वो उनकी आप सैलरीज कट डाउन कर सकते हैं इस मीटर के थ्रू, क्योंकि आपको डेटा ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पोर्टल पे मिल रहा होगा। तो कंज्यूमर्स के लिए कोई आसानी करनी चाहिए ताकि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो फ्री हैसल फ्री अपना जो है वो मीटर अपडेट कर सकें और आप लोग जो है उनसे जो है इजी बिलिंग मेथड के थ्रू आप बिलिंग भी जनरेट कर सकें। क्योंकि देखिए अभी इस वक्त गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में भी प्रॉब्लम चल रही है। सोलर सारिफिन की वजह से जितने नेट मीटर कंज्यूमर्स थे, अब आगे विंटर्स आएगा, सोलर से एक्सेस बिजली बनेगी, एक्सपोर्ट भी होगी, तो मोर और लेस जितने भी सोलर सारिफिन हैं मोर और लेस तकरीबन कोई बिल अदा नहीं करेगा क्योंकि बिल उनका जनरेट हो नहीं पा रहा होगा। कुछ एरियाज़ में मीटर के फिक्स चार्जेस आ रहे हैं, वो फिक्स चार्जेस ज़रूर अदा करने पड़ेंगे। लेकिन एक ब्रॉडर कैनवस के ऊपर जिनके नेट मीटरिंग के कनेक्शंस हैं वो इतनी जनरेशन हो रही होगी कि उसी के अंदर अपना जो है वो कंज्यूम कर लेंगे और उनको बिल नहीं अदा करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से अभी जो फ्यूचरिस्टिकली अगर डिमांड नोटिस चार्ज भी करना है तो इस तरह से चार्ज करना चाहिए कि उसके 3-4 ट्रेंचेस हों, आपके बिल के अंदर जो है वो एक मुनासिब सी अमाउंट कंज्यूमर को लग कर आ जाए, वो डिमांड नोटिस की मद में या मीटर चेंजिंग के बाद में, ताकि कंज्यूमर जो है वो अपना मीटर जो है उसको अपडेट और चेंज भी करवा सके। खैर ये हमने बात कर ली गवर्नमेंट पॉलिसी की। अभी इसके बाद हम बात करते हैं सोलर पैनल्स की। सोलर पैनल की प्राइसेस इंटरनेशनली, मैंने आपको जिस तरह पहले वीडियोज़ में बताया कि इंटरनेशनली जो बढ़ गई हुई हैं उसकी वजह यह है कि एक्सपोर्ट के जो रिबेट्स हैं उन पर कट लग गया हुआ है। आप अगर आज के दिन में पैनल इंपोर्ट करेंगे तो शायद आपको महंगा पड़े, बजाय इसके कि जो लोकल यहाँ पर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं या लोकल पैनल्स पड़े हैं वो आपको सस्ते देखने को मिल जाते हैं। ऑन एन एवरेज अगर प्राइस की बात की जाए तो A ग्रेड टियर 1 के जो ब्रांड्स हैं वो पैनल्स आपको 26 रुपये से लेके 31-32 रुपये तक लोकल मार्केट में मिल रहे हैं। और अगर आप कोई भी अच्छा ब्रांड इंपोर्ट करते हैं आज के दिन में तो मेरे ख्याल से 31-32 रुपये के करीब आप उसको बेचने के पोजीशन में आते हैं। तो आप बेहतर है कि अगर आपने कोई परचेज डिसीजन लेना है, आपने कोई सिस्टम लगवाना है तो आप लोकल पैनल ही बाय कर लें, बजाय इसके कि आप किसी का वेट करें कि आपने पैनल इंपोर्ट करें या कोई आपको इंपोर्ट करके देगा। आप लोकल भी बाय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन्वर्टर्स की बात करूँ तो इन्वर्टर प्राइसिंग में भी आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप आए में है और उम्मीद तो ये है कि आगे सर्दियों में ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करेगा और आगे जो जब नेक्स्ट सीजन की तैयारी होगी 2026 में मार्च में, फरवरी मार्च वाला जो टेन्योर होगा वहाँ पर कुछ प्राइस हाइक देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस वक्त अगर आप इम्पोर्ट डेटा देख लें तो उसमें आपको एक क्लियर इंडिकेशन होती है कि जिस बल्क और जिस वॉल्यूम से पहले इंपोर्ट हो रही थी अब उतने वॉल्यूम से इंपोर्ट नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनली भी जो है वो उनकी प्राइसेस नीचे आई थी, जिस वजह से मार्केट में ना एक अनस्टेबिलिटी की कंडीशन है। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट पड़ी हुई है इस वक्त डंप हुआ हुआ है स्टॉक, और वो स्टॉक बहुत महंगे रेट्स पे बाय हुआ हुआ है। अगर वो बेचता भी है कोई अपना स्टॉक तो वो अपना नुकसान करके लॉस पे बेच रहा होगा। तो लोगों ने क्या किया कि नई जो कुछ अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट करके अपना पुराना स्टॉक उसके साथ मर्ज करके कहीं बीच में एक मीडियन प्राइस निकाली है ताकि अपने लॉसेस को जो है वो कवर कर सके। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोई बल्क वॉल्यूम होने नहीं वाला क्योंकि आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर है वो हर बंदे को नज़र आ रहा है कि आगे जो डिमांड है वो किस तरह
से डेवलप हो रही है और आगे मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं। जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं वो सारे हाइब्रिड की तरफ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की नेट मीटरिंग की पॉलिसी जो स्टेबल नहीं है। आपके ऑन ग्रिड सिस्टम जो है उनको डिस्करेज किया जा रहा है, नेट मीटरिंग को डिस्करेज किया जा रहा है, यूनिट के प्राइसेस को नीचे लेके आया जा रहा है, फिर आपके पीक ऑफ पीक टाइम में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्यूचरिस्टिकली हर बंदा ये चाहेगा कि हम एक ऑफ ग्रिड हाइब्रिड नेचर का स्टैंड लोन सिस्टम लगा लें ताकि अपनी बिजली खुद बनाएं और हम सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के थ्रू अपनी जो है वो दिन में भी बिजली खुद बना रहे हो, बैटरीज में स्टोर कर रहे हो और रात को बैटरी से ही अपना पावर अप ले रहे हो। अच्छा, ये सर्दियों में तो बड़ा प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि आपकी लोड कंजम्पशन इतनी नहीं है। हमारा चूँकि हमारा एक गर्म रीजन में हम रहते हैं पंजाब में, यहाँ पर हमें जो समर्स का स्पैन है वो लंबा होता है और आपको ये पता है कि एवरेज एक हाउस होल्ड में 2 से 3 एयर कंडीशनर चलते हैं और मेरे ख्याल से 2 AC चलाने के लिए आपको एक घर में मिनिमम 15 से 20 किलोवाट का बैटरी बैकअप रिक्वायर्ड है। अगर मैं 20 किलोवाट के बैटरी बैकअप की बात करूं तो कहीं पर भी ये तकरीबन 10 लाख रुपए, 8 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में बनता है। फिर आपके इन्वर्टर्स हैं, पैनल्स हैं, तो एक सिस्टम की कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। लेकिन लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी सस्ती होने की वजह से अब ये चीज़ें ना वाइबल नज़र आने लग गई हैं, क्योंकि अगर आप एक अपना स्टैंड लोन सिस्टम लगा लेते हैं जिसमें आप 2 AC भी चला सकते हैं और बाकी घर का लोड, तो एवरेज 50-60 हज़ार रुपये का कम से कम बिल बनता है। और आप अगर इस सिस्टम की इवैल्यूएशन करें, अगर आपका 1.5 मिलियन का सिस्टम भी है और 50,000 रुपये का बिल है, तब भी कंज्यूमर को ये समझ आता है कि यार ये चीज़ वाइबल है, ये कर लेनी चाहिए। क्योंकि जो आपका इन्वर्टर के जो है वारंटी पीरियड्स हैं, बैटरी के वारंटी पीरियड्स को देखें, सिर्फ वारंटी पीरियड्स को ही कैलकुलेट कर लें तो तब भी आपका ROI जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी हो जाता है, बजाय इसके कि आप ग्रिड पे ही रिलाई करें। तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो अभी से, जो पॉलिसी चेंज होने से पहले से ही हाइब्रिड सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात इवेंचुअली बैटरीज की कर ही रहे हैं तो बैटरी की प्राइसेस की भी बात कर लें। लिथियम आयन बैटरीज की प्राइसेस चाइना में जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली राइज करने शुरू हो गई, क्योंकि चाइना की इटसेल्फ इंटरनल बेस्ट की कंजम्पशन वो बढ़ती जा रही है। चाइनीज़ इकोनॉमी ने अपनी जितनी प्रोडक्शन थी डे टाइम की उसको तो मैक्सिमाइज़ किया ही किया था, लेकिन आप अब ये देखेंगे कि चाइना इंटरनली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की तरफ जा रहा है ताकि एक्सेस एनर्जी जो है वो अपनी लिथियम आयन बैटरी बैंक्स जो है उनके अंदर स्टोर की जाए और वही सप्लाई की जाए ताकि ग्रिड पे डिपेंडेंस जो है वो कम से कम हो सके। तो अगर चाइना में इंटरनली डिमांड बढ़ती है तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट के लिए वो आपको क्वेश्चन कब मिलेगा। एक तो ऑलरेडी कंपनी CATL जो बहुत मशहूर कंपनी है अपने सेल मैन्युफैक्चरिंग की हवाले से, उन्होंने तो अभी अनाउंस कर दिया हुआ है कि जी हम अपने सेल्स जो हैं वो लोकली जो है वो सिर्फ सेल्स नहीं देंगे, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो है बैटरीज मैन्युफैक्चर के लिए सिर्फ वो देंगे। तो आप फ्यूचर में देख सकेंगे कि जो आपको A ग्रेड Tier 1 के सेल्स हैं उनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी या टाइमलाइन बढ़ जाएगा। CATL का, EV का, इवन के REPT का, ये इनके जो अब वो डिलीवरी टाइमलाइंस अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको थोड़ा सा अब टाइमलाइन जो है वो देना शुरू हो गए हैं 15 दिन 20 दिन बाद की। और कुछ जो है वो कंपनीज वो 2-2.5 महीने पे भी चली गई हुई हैं कि 2-2.5 महीने बाद आपकी प्रोडक्शन लाइन के अंदर आपकी बैटरी स्टार्ट होगी। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो ग्लोबली बैटरी की डिमांड बढ़ती जा रही है और एनर्जी स्टोरेज की तरफ जो है वो लोग मूव कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं अब बात कर लूँ एट द एंड मार्केट के ट्रेंड्स की, तो मार्केट का ट्रेंड डेफिनेटली जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो सारा मार्केट जो है वो हाइब्रिड सिस्टम पे शिफ्ट होने जा रही है। अगर आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर हैं, अगर आप कमर्शियल कंज्यूमर हैं, आपको आगे फ्यूचरिस्टिकली एक हाइब्रिड सिस्टम ज़रूर रखना होगा। इंडस्ट्री के लिए या कमर्शियल के लिए अगर आपने एक ऑन ग्रिड सिस्टम बड़ा लगाया भी हुआ है तो वो फेयर इनफ, ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो आपका काम करता है, बहुत अच्छा है इसके साथ। लेकिन जो आपका एडमिन सेक्शन है, एडमिन सेक्शन को चलाने के लिए भी एटलीस्ट आपको एक हाइब्रिड सिस्टम बड़ा लगवाना चाहिए। आइदर इट कैन बी 20, 25, 50 किलोवाट का, ताकि आपका जो जनरेटर सेट है वो बंद हो सके। आपका एक एडमिन सेक्शन चलाने के लिए भी जो है जब वो ग्रिड फेलियर होता है तो आपको 100, 150, 200 kVA का जनरेटर चलाना पड़ता है। फिर जनरेटर की फ्यूल कॉस्ट है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है। तो मेरे ख्याल से जो 50, 100, 150 किलोवाट के बेस्ट सिस्टम्स हैं वो फ्यूचरिस्टिकली हमारी इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आपकी जनरेटर की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी। जो बेस्ट सिस्टम है दैट इज़ द इक्वलेंट टू अ जनरेटर किलर। आपको एट वन स्टैंडर्ड वो सप्लाई भी प्रोवाइड कर सकता है, स्टैंड अलोन सिस्टम है, पोर्टेबल भी है, आप कहीं पर मूव भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्यूचरिस्टिकली गैसोलीन जो जनरेटर्स थे
उनकी जो है वो डिमांड डिमिनिश होती जाएगी और लोग बेस्ट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि लिथियम आयन स्टोरेज का एक तो लाइफ स्पैन ज़्यादा है, सिस्टम की वेयर एंड टेयर बहुत कम है, जबकि आपको दूसरी अदर हैंड जो कन्वेंशनल मैकेनिज्म थे हमारे जनरेटर के, उसको अगर आप स्टार्टअप करते हैं, फ्यूल अप करते हैं, तो उसको जूसअप करने के लिए आपको जो है वो डीजल की ये कॉस्ट है बहुत ज़्यादा, फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अलग है। तो ये सारी कॉस्ट मिला के आपके बिजनेसेस को इफेक्ट करती हैं। तो आप जो है वो ईजिली एक बैटरी स्टोरेज की तरफ, सिस्टम की तरफ जाके अपनी लाइफ को जो है आसान बना सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये ओवरऑल सिनेरियो की भी बात कर लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी नई प्रोडक्ट्स आने जा रही हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट में अब आपको देखने को मिलेंगे हाइब्रिड इन्वर्टर, जो पहले तो लो वोल्टेज मॉडल्स आते थे 6 किलोवाट 8 किलोवाट, लेकिन अब आपको HV मॉडल्स देखने को मिलेंगे जो हाई वोल्टेज होंगे। हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स जो हैं वो 25-30 किलोवाट से शुरू हो जाते हैं और आपको 120-25 150 किलोवाट तक भी देखने को मिलेंगे, जो अब बड़े कॉमन हो जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि आपका जो HV इन्वर्टर है वो भी अभी इनिशियली तो उसकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जब आप कॉस्टिंग करते हैं तो वो प्राइस आपको मैनेजेबल ज़रूर लगती है। फिर इसके साथ साथ लिथियम आयन स्टोरेज जब आप बैटरीज लगा लेते हैं तो अपना ROI आपने दो तरीके से कैलकुलेट करना होता है। एक तो आपने जो वो जनरेटर या फ्यूल कॉस्ट बचाई, उसके साथ साथ आपने जो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी की, पीक आवर्स की, बिल की, वो सारी कॉस्ट आप मिला लें तो आपको एक बेस्ट सिस्टम जो है वो बड़ा अच्छा पड़ता है। इसकी सबसे प्राइमरीली एग्जांपल जो आपकी मार्कीज़ हैं, मार्की जो है वो ऑब्वियसली उनको जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप जनरेटर नहीं लगा रहे, सारा दिन सोलर से अपनी बैटरी चार्ज करें और एक स्टैंड अलोन बेस के थ्रू पूरा इवेंट जो है वो आप नॉइस फ्री, हैसल फ्री जो है वो गुजार सकते हैं, और आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, प्लस आप इसको पोर्टेबिलिटी के साथ कहीं भी मूव भी कर सकते हैं, और आपको ये बहुत सारे पैसे बचा कर दे सकता है जनरेटर की, अगर आप जनरेटर से इक्वलेंस लें तो। अच्छा, इसके बाद आपको बैटरी की अगर बात करें तो मार्केट का ट्रेंड था कि बैटरी में आप 5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी आती थी, 10 किलोवाट आती थी, 16 किलोवाट आती थी, लेकिन अब आपके पास बैटरी में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आप टावर शेप बैटरी ले सकते हैं, उसको स्केल अप कर सकते हैं, और स्केलिंग जो है वो नॉर्मल एक बैटरी, सोलर बैटरी आपस में कंबाइन हो जाती हैं, बैटरी मॉड्यूल लग जाता है और आप एक अच्छा खासा बैटरी बैंक बना सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने BYD की हमने वीडियो बनाई थी 160 किलोवाट आवर का, उसका बैकअप जो है वो आप बना सकते हैं बैंक, और उसको आप स्केल अप भी कर सकते हैं। आप एक मल्टीपल बैंक्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली बाकी जितने भी अभी बैटरी के ब्रांड मार्केट में आ रहे हैं, आने वाले हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो आ रहे हैं कि हमने अपनी स्केलेबिलिटी को जो है फोकस करना है, और पावर बैंक्स जो हैं वो बड़े हमने लगाने हैं। अभी रिसेंटली ट्रेंड की बात करूँ तो कैनेडियन सोलर इन्वर्टर्स का लॉन्च हुआ है। सोफार के नए इन्वर्टर आ रहे हैं 6-8 किलोवाट में, आपको हाइब्रिड पहले ही मिलते थे, 125 किलोवाट तक ऑन ग्रिड आपको मिलता था, लेकिन अब हाइब्रिड नेचर के इन्वर्टर भी आपको बड़ी कैपेसिटीज़ में देखने को मिल रहे हैं। गुडवी के भी आपको LV HV दोनों मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपके पास लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दोनों इन्वर्टर्स हैं, फिर इसी तरह बैटरीज हैं जो अपना स्केलेबिलिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकते हैं। अच्छा, फाइनल जो वर्डिक्ट की अगर मैं बात कर लूँ कि आपकी फ़ाइनल ग्रिड की प्राइसिंग और प्लस सिस्टम आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों का ऑन ग्रिड सिस्टम ऑलरेडी लगे हुए हैं तो आपने उसके साथ इंटीग्रेशन के तौर पे एक हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी ज़रूर अटैच करनी है, ताकि अगर किसी भी सूरत में आपकी अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है नेट मीटरिंग का और नेट मीटरिंग बंद हो जाती है, तो फिर आप अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ कोई जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगा सकते हैं, ताकि आप अपने डे टाइम की यूजेज को अपने घर के अंदर लिमिट कर लें, और उसके साथ हाइब्रिड इन्वर्टर्स में कुछ स्ट्रिंग्स अटैच करके अपनी बैटरी को भी पावर अप कर सकते हैं, और अपना घर का जो घरेलू लोड है वो भी चला सकते हैं। बैटरी को पावर अप करने का फ़ायदा ये होगा कि आप रात में उसी बैटरी से अपना बैकअप लेके और अपना गुजर बसर कर सकते हैं। ये था आज का वीकली। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये वाइटल इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। हम आपसे मिलेंगे अगले वीक नए वीकली के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।